यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो कि एनटीए का लोगो मैंने बीच में ठूस दिया। उसका है लेक्चर नंबर 3। पहले मैं चेक करूं क्या माइक ऑन है। जी हाँ, ऑन है। लेक्चर नंबर 3 है, जो कि होगा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। तो आई होप एंड बिलीव आप पिछले सारे चैप्टर्स लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ के आए हैं, और इस लेक्चर में मैं सब कुछ लेके ही लेके आया हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी आसानी हो। क्यों भाई, आसानी तो चाहिए ना सबको, तो आसानी तो होनी भी चाहिए आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी, बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो आप क्या करना, इन्हीं नोट्स को डायरेक्ट इन्वर्ट करके, कलर इन्वर्ट करके प्रिंट करवा लेना, ताकि आपके नोट्स बनाने की आवश्यकता ना रहे, या इसको क्या करना, एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। एनसीईआरटी से लेके आओ, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला जो टॉपिक है, जहाँ पे हमने छोड़ा था, वो हमने छोड़ा था इंसुलिन तक। तो इंसुलिन के बाद हमने डायग्नोसिस वगैरह पढ़ना था, और एप्लीकेशंस पढ़नी थी हमने बायोटेक्नोलॉजी की। तो जो सबसे अगली कभी मैं कुछ भी बोलता हूँ, जो अगली एप्लीकेशन है वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक एप्लीकेशन है ऑफ कोर्स बायोटेक्नोलॉजी की, बिकॉज इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। देखना, पहले तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, जीन थेरेपी में क्या है। जीन थेरेपी इट यूजेस द टेक्निक टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन्स बाय करेक्ट सेट ऑफ जीन्स। जो करेक्ट सेट है वो हम ऐड करेंगे और डिफेक्टिव को हटाएंगे। It is a collection of methods that allow correction of gene defect that has been diagnosed in a child or embryo। तो ये child और embryo में ही हम परफॉर्म करते हैं ज़्यादातर, है ना, बिकॉज बड़ों में थोड़ा सा इसको इतना हम नहीं करते, एडल्ट में, बिकॉज बार बार करना पड़ सकता है। Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of the compensate for the non-functional gene। तो देखना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखना, आपकी बॉडी में एक ऐसी जीन है जो कि आपकी नहीं, मतलब मान लो किसी पेशेंट की बॉडी में एक ऐसी जीन है जो कि नॉन फंक्शनल है, और वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो क्या करेंगे हम, मान लिया ये है नॉन फंक्शनल जीन, है ना। अब जीन थेरेपी में क्या है, नॉन फंक्शनल जीन तो ठीक है, पर इसकी जगह हमें क्या करना है, फंक्शनल जीन लेके आनी है। जैसे नॉन फंक्शनल को मैंने कैसे दिखा दिया, ये दिखा दी मैंने, नॉन फंक्शनल है, ठीक है ना, अब किसी की बॉडी में। बट फंक्शनल कैसी है, फंक्शनल ऐसी है, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, ये बॉडी है ना, मुझे क्या करना है, बॉडी में से ये सेल हटा देने हैं, और जो नए जीन्स हैं, नए जीन्स वो लेके आने हैं, ठीक है। तो मैं नॉन फंक्शनल जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस करूंगा, ताकि क्या हो, जो नॉन फंक्शनल जीन थे वो अब हट जाएं, और फंक्शनल जीन्स उसकी मैकेनिज्म को यूज करें और फंक्शनल काम करें, मतलब फंक्शंस वगैरह जो भी से परफॉर्म हो जाएं। एक मिनट यार, थोड़े से ना मेरे बाल बिखरे होते, इसलिए मैंने टोपी लगाई थी, बट कोई बात नहीं। तो क्या है, आप पढ़ने आए हो, मेरी बाल देखने आए हो, बोलो। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो ये था आपके पास जीन थेरेपी का बेसिक्स। अब देखो, फर्स्ट जीन थेरेपी जो है करी गई थी 1992 में। 1992 में, 1990 नहीं था क्या शायद, लेट मी चेक इट फर्स्ट, है ना। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी मेरे पास यहीं पे पड़ी है, बंद करके रखी थी मैंने। एक मिनट यार, 1990 था मेरे ख्याल से, 1992 भी हो सकता है, बिकॉज ईयर्स मुझे ज़्यादातर याद रहते भी नहीं है, बट स्टिल। हाँ देखो, 1990 है। इट इज़ नॉट 1992, इट इज़ 1919। तो फिर तुम चलाते गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो इन 1990, तो फर्स्ट जीन थेरेपी जो थी वो हमने दी थी 1990 में। हमने नहीं, मतलब मैंने नहीं, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स ने। एक पेशेंट थी, एक 4 साल की गर्ल थी, उसको हमने हमने फिर से हमने बोल रहा हूँ मैं, उसको डॉक्टर्स ने जीन थेरेपी दी थी। अब क्यों दी थी वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4 year old गर्ल विद एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी का क्या मतलब है, एडिनोसाइन डीएमाइनेस डेफिशिएंसी। ये एक एंजाइम होती है जो हमारे लिए, हमारी बॉडी में हमें काम करती है, एक, है ना। वो काम आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ऐसा मानो कि अगर ये एंजाइम ना हो तो हमें कैसी बीमारी हो सकती है, जो कि इम्यूनिटी में हमें दखल अंदाजी देगी, इम्यूनिटी हमारी डिग्रेड करेगी वो बीमारी। तो देखो यही लिखा होगा आगे, दिस डेफिशिएंसी कॉजेज एससीआईडी। एससीआईडी स्टैंड्स फॉर सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Hence, this enzyme is crucial for immune system to function. The disorders is due to the deletion of gene of ADA, है ना। तो ADA जीन जो है वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है ये जीन। अब ये डिलीट होगी जीन, तो अब एंजाइम नहीं मिलेगा। एंजाइम नहीं मिलेगा तो हमें बीमारी हो जाएगी एससीआईडी, है ना। एससीआईडी मतलब सेवियर कंट्रोल, सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, है ना। फिर उससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, राइट। तो इसको हमने ओवरकम करने के लिए उस लड़की के अंदर क्या किया, देखना।
3 चीजें कर सकते थे, है ना, वी कुड हैव डन 3 थिंग्स। अगर मान लीजिए उसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी थी तो हम 3 चीजें कर सकते थे। क्या 3 चीजें? सबसे पहला, हम उसकी बॉडी में उसमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दें। मतलब एक्चुअली जो एडीए है ना, ये लिम्फोसाइट्स के ऊपर काम करता था, एंजाइम, है ना। तो लिम्फोसाइट्स आपको पता ही है बोन मैरो से बनते हैं, तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया तो लिम्फोसाइट्स जो है वो कैसे बनेंगे? अच्छे ही बनेंगे, खराब नहीं बनेंगे। मतलब वो बिना नॉन फंक्शनल, ऐसा कह लो नॉन फंक्शनली बनेंगे, है ना। इतना आपको मैं सिर्फ याद करवाने के लिए कह रहा हूँ कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, बोन मैरो के सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, या जीन थेरेपी, जिसको हम एक्चुअल जीन थेरेपी कह रहे हैं, वो कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एंजाइम उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, एंजाइम को इंजेक्ट कर सकते हैं। देखना यहाँ पे लिखा होगा, सब कुछ मैं लिख के आया हूँ एनसीईआरटी से। तो लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्लो, अच्छा ये तो जीन थेरेपी हो गया ना, बट पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इवन गिव द एंजाइम एडीए टू द पेशेंट। हम एडीए एंजाइम भी दे सकते हैं पेशेंट को डायरेक्ट, ताकि वो क्या कर सके, एंजाइम उसको मिल जाएगा, फिर वो सारा काम जो है एंजाइम करता था वो हो जाएगा उसकी बॉडी में। ठीक है, बाय यूजिंग एन इंजेक्शन, इंजेक्शन की मदद से इंजेक्ट कर सकते हैं ना, कह लो। ठीक है, बट दिस इज नीडेड टू बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स, बिकॉज नॉट अ परमानेंट क्योर, है ना, परमानेंट क्योर थोड़ी है ये। ठीक है, तो ये होती है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दिस इज कॉल्ड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। यार टोपी लगा ही लेता हूँ, ऐसा ना हो बाद में मैं ही खुद की अपनी वीडियो देखी, यार इतने गंदे बाल थे। नेक्स्ट ये देखो, ये क्या है आपके पास, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, right? We have another choice also, we can replace the certain cells of bone marrow, but this is not a permanent method। इसमें भी हम permanent क्योर नहीं कह सकते। अगर आपको नहीं सुनाई दिया तो बाहर पता नहीं क्या डम 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 बज रहा था। नीड्स टू बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स, और ये भी रेगुलर इंटरवल्स पे करना पड़ेगा आपको। तो क्या अब ये जो है ये परमानेंट मेथड है? देखना इसको भी ध्यान से। लिम्फोसाइट्स, जीन थेरेपी में क्या है, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। हमने क्या किया, लिम्फोसाइट्स को ग्रो कर लिया बाहर बॉडी में। अ फंक्शनल एडीए सीडीएनए इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। इसका क्या मतलब वो बताऊंगा मैं। नाउ दीज लिम्फोसाइट्स आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, बट एज डीजल एज नॉट एज these cells are not immortal, the patient requires periodic infusions of such genetically engineered lymphocytes, right? तो अब ये जो lymphocytes हैं जो आपने ऐड करे उसकी बॉडी में, है ना, या तो हम एंजाइम डाल दें, है ना, या तो हम बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दें कि जो भी नए सेल्स बने उनमें एडीए की जरूरत ही ना पड़े, या तो हम लिम्फोसाइट्स ऐसे डाल दें जिनमें एडीए, जो उसके जिसमें उसकी डेफिशिएंसी ना हो, ऐसा मान लो। ठीक है ना, बट ये जो है थोड़ा सा देखना इसमें क्या आपको समझने वाली बात जो कि है, एक मिनट यार थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। देखना क्या कहा, दोबारा एक बार रीड करते हैं। लिम्फोसाइट्स ऑन द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर। जैसे हमने पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स निकाल लिए, उसको कल्चर कर लिया, देखो ये मैंने कल्चर बना दिया, कल्चर मीडियम, उसमें कल्चर कर लिए लिम्फोसाइट्स, है ना, ये लिम्फोसाइट कल्चर हो गए। अब फंक्शनल एडीए सीडीएनए यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। अब अगर आपको पता है तो रेट्रोवायरस कैसा होता है, आरएनए होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो उस आरएनए के साथ हम क्या करेंगे, एडीए की जीन जो है, इसको मैं आपको यहां पे समझाता हूं। जैसे रेट्रोवायरल आरएनए था, है ना, रेट्रोवायरस की बॉडी के अंदर, उसमें हमने क्या डाल दिया, एडीए का आरएनए डाल दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स ये आरएनए है तो हमें एडीए का आरएनए ही डालना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, पहले ट्रांसक्रिप्शन करवा दी, है ना, और उससे हमने सॉरी हाँ ट्रांसक्रिप्शन करवा दी और उससे हमने आरएनए निकाल के आरएनए इसके अंदर अटैच कर दिया। अब इसके अंदर अटैच करने के बाद ये सब किसके अंदर है, दिस इज ऑल इन रेट्रोवायरस, सारा ये रेट्रोवायरस के अंदर है। अब रेट्रोवायरस क्या है, एक वायरस है, तो वायरस में आपने पढ़ा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, तो दिस विल यूज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, है ना। ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके क्या करेगा, जो ये आरएनए था इससे क्या बना सकता है, डीएनए बना सकता है ना, तो डीएनए मिल जाएगा। और जो भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए मिलता है उसको हम बोलते हैं सीडीएनए। ठीक है, तो एडीए वाला, है ना, अब तो एडीए है इसके अंदर, तो एडीए वाला सीडीएनए हमें मिल जाएगा।
एडीए वाला cDNA हमें मिल जाएगा, जो कि हम किस में डाल देंगे, दोबारा से होस्ट में डाल देंगे। ऑलराइट, आई होप एंड बिलीव ये सब आपको क्लियर है। ये क्या है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी तो मैं नोट्स ऐसे ही रहने दूंगा, जहां पे लिख रहा हूँ वहीं पे रहने दूंगा, ऊपर वगैरह शिफ्ट वगैरह नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर लिखा रहा तो एंड में, बिकॉज एंड में आपको पता ही है मिट जाता है सब कुछ खुद से ही, पता नहीं कैसे। तो ये था जीन थेरेपी के बारे में। तो एक बार दोबारा आप देख सकते हो इसको, स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा कि जीन थेरेपी जो है उसमें क्या होता है, हम रिप्लेस करते हैं कुछ सेल्स को। अब ये रिप्लेसमेंट हमने जैसे फर्स्ट टाइम जो की थी एक गर्ल में की थी, जो कि 4 साल की थी, 4 साल की थी, 1990 में की थी, है ना। उसमें उसके अंदर एक डिजीज थी SCID। इसका मतलब क्या है, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था उसको, है ना। और वो किस कारण हो रहा था, ADA की डेफिशिएंसी के कारण। इसके तीन हम कर सकते थे चीजें, या तो उसमें हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दें, मतलब उसमें ADA एंजाइम हम रेगुलर इंटरवल्स पे डालते रहें, या तो हम उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते रहें 2-3 साल में। 2-3 साल तो फिर मैं बड़े ज्यादा बोल दिया, है ना। और ये हम जीन थेरेपी करते हैं। जीन थेरेपी में क्या करेंगे, हम ADA-cDNA की टेक्नोलॉजी, ADA-cDNA को यूज करेंगे, जो कि कैसे बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। जब भी cDNA की बात आ रही है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ही बनता है ना। आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ आ गया होगा। फिर ये लिम्फोसाइट में डाल देंगे और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बन गए, ठीक है ना। अब उनके अंदर ADA पहले से है, बट अब ये लिम्फोसाइट जिनमें ADA है, क्या ये इमॉर्टल है? नहीं। तो ये भी एक परमानेंट मेथड नहीं है। दिस इज एज वेल नॉट परमानेंट मेथड। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या मतलब कि आप किसी डिजीज को टेस्ट करना चाहोगे, है ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। तो बस यही आपको करना है। कन्वेंशनल मेथड मतलब जो पहले से यूज होते आ रहे हैं, है ना। इसमें क्या है, जैसे आपने स्पर्म का एनालिसिस कर दिया, सीरम का एनालिसिस कर दिया, यूरिन का एनालिसिस, ये सब है ना, स्वेट एनालिसिस, ये सब जो भी है, तो यूरिन एनालिसिस, सीरम एनालिसिस, ये सब क्या है, कन्वेंशनल मेथड में आता है। कन्वेंशनल कह सकते हो ओल्ड, जो चलते आ रहे हैं पहले से, है ना। बट इन, अब देखो पुरानी चीज है तो इतनी फंक्शनल अच्छे से नहीं हो पाएगी। वैसे तो ओल्ड इज गोल्ड भी होता है, बट स्टिल अर्ली स्टेज में ये डायग्नोसिस नहीं कर पाती, नॉट पॉसिबल, है ना। अब किसी का यूरिन टेस्ट से आप कितना ही बता सकते हो, ऑलराइट। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है उसमें क्या क्या आएगा, PCR या RDNA टेक्नोलॉजी, है ना, या रेडियो, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, या आप कह लो दैट एलिसा, ELISA। ये, अच्छा ये तो एलेक्सा थोड़ी है, तो सीरी है, मैंने कहा ये एलेक्सा ना सुन ले, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ डिजीज इंक्लूडिंग PCR, इंक्लूड्स PCR एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिसा की फुल फॉर्म है। और RDNA टेक्नोलॉजी भी यूज है ना, और ऑटो रेडियोग्राफी भी आती है। देन यूजिंग दीज मेथड्स अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल। बिकॉज आप क्या करो, बताऊंगा बाद में जब हम पढ़ेंगे। जैसे PCR यूज कर लो ना, क्या करो, एक सेल लो या कोई भी वो बड़ी से निकालो, है ना, सैंपल, सैंपल निकाल लिया, उसको आप एम्पलीफाई करके देखते जाओ, हल्का सा भी वायरस होगा, एम्पलीफिकेशन आपने पढ़ा ना, कितने 30 साइकिल से 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता था जीन। तो बस आपने PCR तो पढ़ रखा है वैसे, है ना, टेक्निक्स में, टेक्निक्स वाले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, है ना। तो ये मॉडर्न टेक्निक्स में आ गया। अब हम देखते हैं PCR का यूज कैसे है। मैं सारा NCERT की लाइन से लेके आया हूँ इसमें, तो ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन दैट इज बैक्टीरिया और वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम, है ना। जब तक वो डिजीज सिम्टम देगा नहीं, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ मतलब हमें बीमारी हुई है ना, हमें नहीं पता चलेगा। बट अगर मान लो कोई ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स थोड़े लेट आते हैं, बट बीमारी तो शुरू हो गई ना, तो फिर उसको कैसे पता कर सकते हैं, PCR करवा लो, है ना। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई। जब डिजीज आ गई तो बड़ा हाई नंबर होता है। ये क्या, अच्छा ये माउस है, in the body. However, very low concentration of bacteria or virus at a time when the symptoms are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acids. बाय PCR। तो आपने क्या किया, PCR करवा ली, है ना। PCR इज नाउ रूटीनली यूज्ड इन, अच्छा उससे क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया। आपको अगर हल्का सा भी वायरस होगा तो इतना एम्पलीफाई हो जाएगा कि हल्का सा वायरस भी आपको दिख जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा ना, अर्ली डायग्नोसिस में आ गया। जैसे एड्स है तो एड्स के सिम्टम्स बड़ी लेट आपको देखने को शुरू मिलते हैं, देखना एड्स में यूज होता है ये, HIV एड्स में। अच्छा यही सस्पेक्ट करने में तो ये है, बट एड्स को कंफर्म कौन करेगा, आगे देखेंगे, एलिसा। डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स, है ना, हल्का सा म्यूटेशन देखना तो वो भी आपको दिख जाएगा। कैंसर पेशेंट्स में भी यूज कर सकते हो आप, है ना। पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये हो गया, हमने PCR का समझ लिया कि PCR कैसे यूज होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज अभी यहाँ तक आई है वो है एलिसा की फुल फॉर्म, राइट। ओए
व्हाट इज दिस यार। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, देखना है, समझना है, सब कुछ करना है। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, है ना। ये हम एड्स की टेस्ट के लिए यूज करते हैं, और एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट, जैसे आप अगर सॉल्ट एनालिसिस करते हो ना तो उसका कंफर्मेटरी लगाना पड़ता है, तो वैसे ये कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका एड्स का। तो इसमें क्या है देखो, यहाँ से देखते हैं नीचे। अब देखते हो जैसे कोई बीमारी होती है तो हमारी बॉडी में वो एंटीजन आता है ना, एंटीजन आता है, देखो ये एंटीजन, ये एंटीजन आता है हमारी बॉडी में, है ना। और अगर हमें वो बीमारी हुई तो हमारी बॉडी में मान लो एंटीजन आ गया, तो एंटीबॉडी भी तो बनती है ना। तो या तो हम वो बनी हुई एंटीबॉडी देख लें कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है क्या, तो भी हमें पता चल जाएगा बीमारी आई है ना। और कौन सी एंटीबॉडी बनी है वो हम चेक कर देंगे ना, कि किस बीमारी के लिए एंटीबॉडी बनी है, वही हमें एलिसा से चेक करते हैं, हमें पता चल जाएगा कौन सी बीमारी हुई। एंड सिमिलरली हम एंटीजन को भी देख सकते हैं, अगर हमें एंटीजन पता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी भी पता है ना। वही यहाँ पे देखा लिखा हुआ है, ये देखना, ये आपकी बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज, है ना। फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर ना सारा वायरल जिसका हमें लग रहा है सस्पेक्ट है, सस्पिशियस है जो वायरस वायरस कि हाँ यार ये वाला वायरस हो सकता है या ये वाली डिजीज इसको हो सकती है, वो सारा एंटीजन हमने डोल दिया उसके अंदर, डाल दिया सारा। फिर हमने हटा दिया, वॉश कर दिया ना, ज़्यादा डालते हो तो वॉश भी करते हो, वायरल एंटीजन आ गया उसके ऊपर, चिपक जाएगा ना उसके ऊपर, बिकॉज एंटीजन एंटीबॉडी तो चिपक जाती हैं आपस में, तो ये इसके ऊपर चिपक गया। अब हमने क्या किया, एक टेस्टिंग के लिए रखा होता है सेकंड एंटीबॉडी, जो कि जिसके ऊपर हमने इंडिकेटर लगाया होता है। अब जो हमें शक है जिस बीमारी पे उसी का होगा ना ये, तो वो भी इसके साथ चिपक जाएगा। अब इंडिकेटर जो है वो हमें बता देगा कि अगर वो चिपक गया तो वो चिपका रह जाएगा, नहीं तो हट जाएगा। चिपक गया, इंडिकेटर दिख रहा है सामने, हमें पता चल गया कि इसका जो है एंटीबॉडी थी वहां पे, है ना। तो अब एंटीबॉडी मिल गई तो हमें पता चल गया कि अगर इसकी एंटीबॉडी बन गई है हमारी बॉडी में तो मतलब ये वाली डिजीज आई थी। सिमिलरली हम और क्या कर सकते हैं, मान लो हमारी बॉडी में एंटीजन आ गया, ठीक है, एंटीजन आ गया, हमने अब एंटीजन का टेस्ट करना है हमारी बॉडी में एंटीजन है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, है ना, तो वायरल एंटीजन है, एंटीबॉडी इन सैंपल, हमने वो डोल दी। फिर एंटी आईजी बन गया, एंटी आईजी भी इसके साथ जुड़ जाएगा, उसके ऊपर इंडिकेटर लगा, सिमिलरली ये चीज आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये आपके पास एक पूरा है एलिसा का मेथड, ये आपके किसी काम का नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी को जो है डिटेक्ट करता है। तो एलिसा की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, क्या फुल फॉर्म है देखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट है आपके पास ऑटो रेडियोग्राफी, ये देखना यहाँ पे मैं लेके आया हूँ इसका मेथडोलॉजी वगैरह सब कुछ गूगल से उठाकर। तो पहले हम ऊपर से एक बार रीड कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा था। इसमें हम क्या यूज करते हैं, जैसे आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है, आपका जो डीएनए है ना, देखना, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए अटैक्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल और प्रोब is allowed to hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by detection of using autoradiography। कुछ समझ आया, नहीं आया होगा, देखना, आपके जो है सेल्स का उन्हें हमने क्लोन बना लिया, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, है ना, और हमने क्या किया, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, जिसके ऊपर हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का अटैक करवा दिया। ठीक है, अब वो सिंगल स्ट्रैंडेड था, है ना, तो वो हाइब्रिडाइजेशन करके क्या आपको बता नहीं देगा कि हाँ यार इधर चिपक गया इधर नहीं चिपका, इधर चिपक गया इधर नहीं चिपका, और जहां पे नहीं चिपका मतलब वहां पे आपकी म्यूटेशन हो गई होगी। तो ये म्यूटेशन के यूज करते हैं, देखो, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रॉब विल नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, प्रॉब चिपकेगा ही नहीं वहां पे। ठीक है, अब ये देखो मेथडोलॉजी में क्या है, द रेडियोएक्टिव सैंपल इज कवर्ड विद फोटोग्राफिक इमल्शन ऑफ सेवरल described method by several described method। ठीक है, the radioactive part of the sample activates the silver halide crystals nearby, this results in the reduction of silver eh? अरे यार ये वाली मेथडोलॉजी नहीं बोली थी मैंने, यहाँ पे है क्या कुछ, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा प्रॉपर। तो मेरे ख्याल से क्लियर तो होना चाहिए आपको, फिर भी एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, देखना, हमने क्या किया,
प्रोब आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, है ना, जहाँ पे लास्ट टू लास्ट टॉपिक चल रहे थे वहां पे हमने पढ़ा था, है ना। तो देखो क्या कहा, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए जिसके ऊपर हमने एक प्रोब छोड़ दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसको हमने हाइब्रिडाइज करवा दिया, आपके इट्स डीएनए क्लोन फॉलोड बाय डिटेक्शन ऑफ यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, है ना, आपकी बॉडी में से जो क्लोन था उसका इसका डीएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाला और इन दोनों को आपस में जुड़ने के लिए कहा। अब प्रोब वाला कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पे वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ, बिकॉज हमने प्रोब तो आपके उसके लिए बनाया है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ मतलब आपके डीएनए की कोई म्यूटेशन हुई है, तो वही इन्होंने कहा कि वो हम देख सकते हैं, बिकॉज वो फोटोग्राफिक फिल्म में आएगा नहीं, फोटोग्राफिक फिल्म मतलब रेडियो एक्टिव है ना, तो फोटोग्राफिक फिल्म में हमें दिखेगा, हेंस उसमें म्यूटेटेड जीन है। तो ये सारा आपको याद करना था, पढ़ना था, समझना था। नेक्स्ट जो है वो अब आपका चैप्टर तो कंप्लीट ही है, थोड़ा बहुत छोटा बहुत जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं वो आप देख लेना एक बार। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग, ऊपर वाला सब मैं एनसीईआरटी से लेके आया था तो वो पढ़ाऊंगा नहीं, रीडिंग नहीं करवाऊंगा। एनिमल्स दैट हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा डीएनए इज आर नोन एज जीएमओ या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, जिसने एक फॉरेन जीन को अपनी बॉडी के अंदर रख दिया वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दे ट्रांसजेनिक रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, शीप, काउज, फिश, है ना, ये कई सारे हम बनाते रहते हैं, हम नहीं, इंसान, हम मतलब मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल दो ओवर 95% ऑफ एग्जिस्टिंग एनिमल्स आर माइस, बिकॉज माइस पे बहुत सारा स्टडी वगैरह करते हैं चाहते हैं। ठीक है, अब कुछ रीजन हैं कि हम ये क्यों बना रहे हैं। Normal physiology and development. Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated, how they affect the normal function and their development. जैसे complex study of complex factors involved in growth like insulin like growth factor, है ना। तो ये आपके लिए वैसे रट्टा मारने का चीज है, आपको याद नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। By introducing genes for the other specific species that alter the formation of this factor and studying the biological effects that result, information is obtained about the biological role of the factor of the body। छोड़ दो, इतना नहीं आपको, ये तो इंग्लिश ही है, समझ जाओगे खुद। स्टडी ऑफ डिजीज, मेरी इंग्लिश कमजोर है भाई बहुत ज्यादा, नहीं, स्टडी ऑफ डिजीज, मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर, अच्छा इससे हम स्टडी भी कर सकते हैं किसी डिजीज की, हमने उसके अंदर डाला वो अरे इसमें इन्फेक्ट कर रहा है कि नहीं, जैसे वुहान लैब चाइना बेफको के बच्चे, है ना। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइंड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, दे आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीजेस, इन्वेस्टिगेशन कर सके हम उन पे, है ना। जैसे हम कैंसर का कर सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना, और अल्जाइमर्स डिजीज। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, हम इनसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं, है ना। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन इन्फेक्शंस कैन बायोलॉजिकली बी ऑब्टेन फ्रॉम देम। Transgenic animals that produce useful biological products can be created by introduction of the portion of DNA या जीन जो कि उसके लिए कोड करता था, जैसे हमने क्या किया, एज ह्यूमन प्रोटीन, a particular product such as human protein, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा। तो ये हमें देखा किसी की उसमें, हाँ तो ये हमें किसी इंसेक्ट में किसी जानवर में देखा गया, हमने वहां से निकाला और ह्यूमन के अंदर रख दिया, और जो ह्यूमन के अंदर ही रख दिया डायरेक्ट, मतलब वहां से निकाला और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया उस जीन को, जो कि क्या एम्फाइसेमा को ट्रीट कर सकता था। Similar attempts were made for the treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. In 1997 रोजी के बारे में आपको पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, रोजी इंपॉर्टेंट है और आगे, हाँ बस देखो, प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर, द मिल्क कंटेन्ड द ह्यूमन अल्फा लैक्टाब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड। तो ये ऐसा दूध था जो कि ज्यादा बैलेंस्ड था, है ना, बाकियों से, तो हमने इसको यूज किया। वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माइस को हम यूज करते हैं किसी भी वैक्सीन का टेस्ट करने के लिए, वैक्सीन टेस्ट, ठीक है ना, मंकीज वगैरह इन सबको यूज करते हैं, तो ये आप खुद ही रीड कर ले सकते हो वैसे तो। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, मतलब दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग, द प्रोसीजर इज सेम एज दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, है ना, हम ड्रग्स का इफेक्ट देख सकते हैं, कोई भी चीज है, केमिकल का इफेक्ट देखना किसी की बॉडी में तो हम चूहे में डाल देते हैं ज्यादातर, तो दे आर मेड देन कैरी जीन्स that carry genes which are more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम ऐसा बनाते हैं कि वो कैरी कर सके उन जीन्स को, दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इफेक्ट्स स्टडीड, है ना, फिर हम देखते हैं उनमें क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्या क्या कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है इनमें। एथिकल इश्यूज में वही सब कि हम, अब मैं ये क्या इतना थोड़ी पढ़ने बैठूंगा,
चलो कोई बात नहीं। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। तो देखो हम तो ऐसे तो किसी का भी क्लोन बना लें, ह्यूमन का निकालो, ह्यूमन का क्लोन बना, है ना, तो फिर ये तो डेंजरस हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं एथिकल इश्यूज। सब एथिकल इश्यूज हम यहाँ पे आएगा, एक फुल फॉर्म आएगी, तो ये देखो, GEAC जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये भी याद करने के लिए। ठीक है, सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी। तो हमने क्या किया, गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमने कुछ रूल्स बनाए, किसने बनाए, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC which make decisions regarding the validity of GM research and safety in India, of course, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक रेगुलेशन हो गई हमारी इंडिया में इस बॉडी की कि सिर्फ इतना इतना ही तुम कर सकते हो, ज्यादा तुम्हें कुछ ऐसा कोई है नहीं कि ह्यूमन का क्लोन बना दो, नहीं। फिर हमने क्या किया, रूल्स, इसने रूल्स सेट कर दिए ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मॉडिफिकेशन और यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम। अब देखो जैसे पेटेंट आया तो आगे आपको पढ़ोगे पेटेंट्स के बारे में। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टन companies are being granted patents for products and technologies that make use of genetic materials, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of India। तो ये उनका गुस्सा है कि हाँ यार हम तो वैसे ही यूज करते हैं, इन्होंने तो पेटेंट ले लिया, है ना। तो ये जो है नॉर्मल पीपल, उनका गुस्सा है। राइस, अब देखो यहाँ पे आएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, वो मैं आपको दिखाऊंगा। राइस एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, तो राइस का पेटेंट हम देखेंगे, the presence of which goes back thousands of years of Asia's agricultural history, estimated, देखो 2 लाख से ज़्यादा वेराइटीज हैं इंडिया में ही सिर्फ। डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया, वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट एंड इट्स यूनिक एरोमा होता है, फ्लेवर होता है ना। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं इंडिया में, ठीक है ना। और हमारे बासमती का एंशियंट टेक्स्ट में, फोकलॉर्स में, है ना, पोएट्री में, सबका ये है हमारे उसमें जिक्र, बट स्टिल पेटेंट हमें नहीं मिला। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आई कि हमारा होने के बाद भी बासमती का ट्रेडमार्क हमें या जो पेटेंट है वो हमें नहीं मिला। This allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. This new variety has actually been derived from Indian farmers की variety। हमारा यूज करके देखो क्या कर रहे हैं अमेरिका वाले चोर। Indian basmati was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention or a novelty। हमारी ही बासमती को उन्होंने क्रॉस करवाया, हाँ हमने तो इन्वेंट कर दिया। What is this? The patent extends to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts have been made to patent uses, products and processes based on Indian traditions। जैसे हम टर्मरिक और नीम को यूज करते हैं, इसके भी पेटेंट बनाए गए। पेटेंट जो है कोई और कंपनी लेना चाहती थी, कोई और कंपनी, कोई और कंट्री। If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries may encash on our rich legacy and we may not be able to doing anything। ठीक है ना, तो बाकी कंट्रीज भी उसमें आ सकती हैं हमारे पेटेंट्स को चुराने के लिए, मतलब जो हमारी है सब्जियां, सब्जियां नहीं, जो भी चीज है उसको हथियाने के लिए। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। हमारा इंडिया ऐसा है जो हर चीज में रिच है। अच्छा, अब से मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे ना इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको दूंगा, इंडिया के फैक्ट्स, तो आपको देखने हो देखना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बट वो मुझे चाहिए कि मैं आपको ऐसी चीजें भी बनाकर दूं जिससे आपको पता चले कि हमारा एंशियंट जो कल्चर था वो कैसा था। एंशियंट कल्चर, एंशियंट इंडिया के बारे में ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। इन contrast, the developing and the underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप। अच्छा, मैंने ऊपर बायो पैरासिस छोड़ ही दिया ना, वो मैं वहां पे भी आता हूँ देखना। डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, सेव टाइम बच सकता है, एफर्ट बच सकता है। ग्रोइंग रियलाइजेशन है इनजस्टिस की, इनएडिकेट कंपनसेशन, ये सब आप रीड कर सकते हो। सम नेशंस आर डेवलपिंग द लॉज टू प्रिवेंट सच कि ऐसा कुछ एक्सप्लोटेशन ना हो। इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट्स बिल दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू द कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी। तो हम इंडियन ने भी ऐसा कुछ कदम उठाया है। ये इंपॉर्टेंट है बायोपायरेसी, तो ये भी आपको एक बार रीड कर लेना है।
It is a term used to refer for the use of bioresource by a multinational company and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned. जैसे हमारी कंट्री में अगर कोई और इंडस्ट्री आ रही है, हमारी ही कंट्री का माल पता यूज कर रही है बिना हमें बताए, बिना हमारे जो गवर्नमेंट से परमिशन लिए, तो वो क्या है, बायो पायरेसी है। तो ऑल दिस वाज इन द चैप्टर नंबर जो आपका सेवेंथ चैप्टर है ये, है ना, जो हमारा सेवेंथ चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया अब हमने। अब दिस सैटरडे, मुझे नहीं, इस सैटरडे तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करते हैं, लाइव आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस संडे को 11 बजे, एंड नो क्लास 11 रिवीजन दिस संडे। अगली बार देख लेंगे ना कोई और चैप्टर जो भी होगा। तो होमवर्क में क्या है, बस आपको रिवाइज करना है चैप्टर को, नोट्स बना लेने हैं चैप्टर के, और डीपीपी नंबर 1 to 2 डीपीपीज आपको जो है वो सॉल्व कर लेनी है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू टू ऑल डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। आपका बहुत 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 धन्यवाद इस चैप्टर को रीड करने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और अगर किसी ने ये बकवास की कि आपने सिर्फ रीड करवाया है, समझाया नहीं है, तो क्या करता मैं, है क्या इसमें समझाने वाला था क्या? तुझे समझ नहीं आई बिकॉज तू अनपढ़ है ना, चौथी क्लास तूने पास नहीं करी, इंग्लिश तेरे को आती नहीं है, पढ़ना तुझे आता नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ पर मैं बोलूंगा नहीं। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।